हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम BLS के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जून 2020 के, जो कि पेपर हुआ था सितंबर में, जिसका पहला क्वेश्चन पेपर हमने लिया है BLI 221। ये क्वेश्चन इस टाइम पे जो पेपर हुए थे वो MCQ बेस्ड हुए थे। तो हम सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हमारे चैनल पे। हम ये पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए इसे और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये कितना अच्छा लगा है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो पेपर हुआ था वो हुआ था 70 क्वेश्चंस आए थे, जो कि 70 मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। और कितने मिनट थे? 2 घंटे का टाइम था, ठीक है। तो इससे ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बिकॉज़ इससे क्या हुआ है, जिन बच्चों ने MCQ एग्ज़ाम दिए हैं, अगर वो किसी भी जॉब में जाते हैं और वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, MCQ वाले वो प्रिपेयर हो चुके हैं। आई नो इट, ये ड्यू टू कोरोना वायरस किया गया था, बट इससे उनको एडवांटेज ही हुआ है, ठीक है। डिसएडवांटेज शायद नहीं हुआ है कुछ। मेरे हिसाब से तो एडवांटेज है कि उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही उन्हें एक बोल सकते हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है। चलिए हम देख लेते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी आर फंडामेंटली तो लाइब्रेरी फंडामेंटली क्या है, हम सबको पता है वो क्या है, अ सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर सारे करेक्ट आंसर बताऊंगी, करेक्ट, एकदम करेक्ट। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन पे मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स गलत हैं, ठीक है। तो मैंने बुक से ही सारे आंसर्स निकाले हैं, और बुक को ही फॉलो करो, ठीक है। अगर आप खुद भी सॉल्व कर रहे हो तो बुक को ही फॉलो करो, इग्नू की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बुक को ही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर डीम्ड टू बी सोशल वेल्थ, हैंस द बेनिफिट ऑफ इट्स सोशल वेल्थ शुड बी अवेलेबल टू। यहाँ पर कह रहा है कि जो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर डीम टू बी सोशल वेल्थ, ये क्या है, सोशल वेल्थ है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट क्या अवेलेबल है, इसके बेनिफिट मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको किस को अवेलेबल है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटीज़ को है, मतलब प्रिविलेज कम्युनिटी को है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो सोशल वेल्थ होता है इसका जो बेनिफिट होता है ये सारे मेंबर को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is not among the 4 models of identified by Brophy? ब्रूफी के बारे में मैंने पढ़ाया भी था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने BLI का पूरा कोर्स स्टार्ट किया है, अभी हम BLI 221 ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मैंने आपको मॉडर्न सोसाइटी में बताया था कि ब्रोवन के 4 मॉडल्स क्या थे, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखो, ये है इग्नू की बुक है ये, जहाँ पर साफ साफ मेंशन है, जो कि मैंने आपको मॉडर्न सोसाइटी में पढ़ाया था कि ब्रोवन के जो 4 मॉडल्स थे वो क्या क्या थे। सी यहाँ पर कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है, लाइब्रेरी एज अ प्रोवाइडर ऑफ एक्सेस है, एंड एम्बेडेड और इम्बर्सिव लाइब्रेरी है। तो ये सारे मैंने आपको बताए थे अपने फर्स्ट क्लास में, जो मैंने BLI की स्टार्ट करी है उसमें फर्स्ट क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो हमें बुक फॉलो करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कलेक्शन भी वहाँ पर था, रिसोर्स शेयरिंग भी वहाँ पर था, एम्बेडेड भी वहाँ पर था, क्या नहीं था वहाँ पर, तो वहाँ पर ये नहीं था। तो इसका जो यहाँ बोला है इज़ नॉट अमोंग,
इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रिजर्वेशन जो है वो नहीं है यहाँ पर, ये इस 4 मॉडल्स में नहीं था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको पूरा, अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा, मैं इसी तरीके से ही समझाऊंगी, आपको आंसर्स तक दिखाऊंगी कि बुक में कहाँ पर लिखी है वो चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल लाइब्रेरी शुड प्ले इज़ टू, तो इसका मोस्ट रोल ऑफ लाइब्रेरी क्या प्ले करता है, क्या आप खुद से ही सोचो क्या प्ले कर सकता है। ऑफ कोर्स फैसिलिटेट करता है और सपोर्ट लर्निंग करता है, बस इसमें मतलब ये तो बेसिक्स है एकदम लाइब्रेरी के। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन कंटेन इन द बुक एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपकमिंग जनरेशन। ऑफ कोर्स ये तो हम प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, बेसिकली अपने आगे वाली जनरेशन के लिए। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से भी ले सकते हो, हम बोलते हैं कि पेट्रोल सेव कर लो भाई, हमारे आगे की जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तो बोला जाता है ना कि फ्यूल सेव करो। उसी तरीके से ही हम नॉलेज भी सेव करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं कि हमारे आगे की जो जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, उन तक ये नॉलेज पहुंच पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहीं पर ख़त्म हो जाए, अगर ये बचेगी नहीं तो उनको वो नॉलेज कैसे मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोसाइटी इटसेल्फ हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस एट डिफरेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री विच आर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, द एग्रियन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वही 4th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ, तो इंफॉर्मेशन जो है सोसाइटी वो किसका कंसिक्वेंसेस है, तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्यों, डेटा एक्सप्लोजन भी होता है, ग्रोथ इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप मेरी क्लासेस देख लो, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है कि मैं आपको वहाँ पर हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई है BLS की, वहाँ पर मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, एंड देन आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ, तो आपके लिए एक माइंडसेट रेडी हो रहा है। ठीक है, आप अच्छे से समझ भी पाओगे और अच्छे से इसे अपने एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे, चाहे आप MCQ करो चाहे आप थ्योरी बेस्ड करो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन आइडल नॉलेज सोसाइटी ऑल पीपल हैव, तो ऑल पीपल हैव ओपन एंड टाइमली एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, द कैपेसिटी टू एब्जॉर्व एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी है। एवेन्यू एंड अपॉर्चुनिटी टू यूज़ नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हाई क्वालिटी लिस्ट, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो ये वाले जो सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। अगर आपने अभी अच्छे से कर लिया तो बाद में आपको नहीं दिक्कत है। यहाँ क्या बोला है, नॉट बोला है। ठीक है, इसका पार्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। राइट टू द इंफॉर्मेशन एक्ट इज़ ओनली मीन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, नहीं, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, ये मतलब हर किसी पे अप्लाई करता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट बॉडीज़ को भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेजुअली द पावर ऑफ RTI एक्ट इज़ अनफोल्डिंग एज पीपल आर, ग्रेजुअली द पावर ऑफ RTI एक्ट इज़ अनफोल्डिंग एज पीपल आर, तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब ये कह रहा है कि जो पावर है RTI की वो मतलब अनफोल्डिंग हो गई है। क्यों, बिकॉज ऑफ, क्यों, किस वजह से हुई है, बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस ऑफ द राइट्स, लोगों को जब अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा तो उसको वो इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। RTI का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से होता है, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन सी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड हुई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द एरिया इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो क्या मतलब क्या क्या एरिया है जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसके अंदर आता है पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स। तो ये जो है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द एरिया इंक्लूडेड इन कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए कौन कौन सा है, तो लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क लाइक पोएम, फिल्म, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क etc, ये है हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज WIPO स्टैंड्स फॉर। तो WIPO किस चीज़ के लिए स्टैंड्स, मतलब इसका एब्रीविएशन क्या है, तो इसका एब्रीविएशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डिड कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो 1957 में हुआ तो 50 और 56 तो हो ही नहीं सकता, ये भी 56 नहीं हो सकता, जो इसका राइट आंसर है वो ये है। अब चाहो तो आपको ये बुक में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रियर टू द एक्ट ऑफ 1957 the law of copyright in our country was governed by which copyright law। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1914, कॉपीराइट एक्ट 1914, ठीक है, इसे याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इसमें से कौन सा है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता, वो है कस्टम एक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये जो तीनों हैं ये आते हैं, ठीक है, और ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन इंडिया द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। मतलब जो कॉपीराइट होता है किसी भी ऑथर का, वो उसकी लाइफ जब तक वो जी रहा है और उसके बाद उसकी डेथ के 60 ईयर्स तक वो कॉपीराइट उसी का ही रहता है। बट अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, उनकी जो गीतांजलि है वो उनकी डेथ को तो 60 ईयर्स भी हो चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो उनकी गीतांजलि क्या मैं अपने नाम से पब्लिश कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्यों? उनके फैमिलीज़ अभी भी है, वो ऑब्जेक्शन खड़ा कर देंगे, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। इज़ नॉट लाइक 60 प्लस तो होता ही है, 60 ईयर्स तो होता है, बट उनकी जो जनरेशन है वो इतने फेमस पर्सन थे ना कि कोई भी उनकी जो रिटर्न किताबें हैं उसको वो कॉपीराइट नहीं ले सकते इतने आसानी से, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, लाइफ एंड प्लस 60 ईयर्स। वैसे ये तो बियॉन्ड भी जाता है, डिपेंड्स ऑन द, ये भी बोल सकते हो आप कि जो ऑथर है वो कितना फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द राइट ऑफ अ पेटेनी आर। जो पेटेनी होता है उसका राइट क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। वो सेल भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, लाइसेंस भी दे सकता है, असाइन द प्रॉपर्टी टू अदर्स भी कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो है, इन मोस्ट कंट्रीज जनरली हाउ लॉन्ग डज कॉपीराइट लास्ट फॉर। यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द कंट्री, तो मोस्ट ऑफ द कंट्री के हिसाब से जो 50 ईयर्स होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं है, तो अगर उसकी फैमिली गई है, उसकी जनरेशन का कोई है, तो ये और भी एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्री में 50 ईयर्स आएगा और इंडिया के लिए क्या आएगा, 60 ईयर्स आएगा। इस तरीके से आप याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे अवेलेबल हैं हमारे BLI 221 की बुक्स में, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रमोट कीजिए लोगों को और शेयर कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।